और चलिए अब आपको बताते हैं मुंबई की खबर। जी हाँ, मुंबई में जिस तरीके से फेक वैक्सीनेशन कैंप की खबर आपको बता दें, इसमें धीमी गति से चल रही जो जांच की प्रक्रिया है वो लोगों की चिंता को और बढ़ा दी है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल बीएमसी सीरम इंस्टीट्यूट के जवाब का इंतजार कर रही है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि लोगों को दी गई वैक्सीन का डोज जो था, जिसके फर्जी होने की बात की जा रही, वो फर्जी था या असली था। अब बीएमसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बारे में पता लगाने का जो दूसरा तरीका है वो है सीरो सर्वे, लेकिन वो 28 जो वैक्सीन कैंप है उसके 28 दिन बाद ही संभव है। हमारे सहयोगी सांत्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। सांत्या, एक तरफ अगर जांच की बात करें तो जैसे बताया जा रहा है कि लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जांच की जो गति है, रफ्तार है, वो धीमी है। हालांकि दूसरी तरफ अगर इसके विश्वसनीयता की बात की जाए कि वैक्सीन सच में असली थी या लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई, इसकी जांच तभी संभव है जब सेरो सर्वे करवाया जाए और वो 28 दिन के बाद संभव है। जी बिल्कुल। और 28 दिन तक, अगले 28 दिन तक ये जो पीड़ित हैं वो क्या करें, यही बड़ा सवाल है श्वेता। क्या वो इंतज़ार करें कि सरकार उन्हें समझाएगी, बताएगी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला कदम क्या होना चाहिए, या वो अपने आप से कुछ कदम उठाएं जो कि उनके हालत में बहुत ज़्यादा संभव भी नहीं है। और ऐसे में एक डर का साया भी मंडराता ही रहता है कि कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो ना हो जाए जो उनके शरीर में गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हज़ारों कई सौ लोगों के शरीर के अंदर एक चीज़ इंजेक्ट की जाती है और उन्हें यही नहीं पता कि वो है क्या। ये कोई भी और अन्य देश होता तो वहाँ पे अब तक बहुत बड़े-बड़े लॉ सूट अधिकारियों के खिलाफ दिए जा चुके होते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब तक इस मामले में ऐसी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सभी अपने ही रवैये से चल रहे हैं, अभी अपनी ही स्पीड से चल रहे हैं, गति से चल रहे हैं। मुंबई पुलिस ने 3 एफआईआर ज़रूर फाइल कर ली हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि इस पूरे मामले में 9 ऐसे कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें से करीब 7 से 8 मुंबई में ही थे। तो ऐसे में अब तक सिर्फ 3 एफआईआर का दायर हो जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 आरोपियों को ज़रूर गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो शख्स जो कि ये पूरी वैक्सीन मुहैया कराता था, कहाँ से लाता था, कैसे लाता था, कौन-सी वैक्सीन्स थी, दरअसल असली थी भी या नहीं, ये भी फ़िलहाल पता नहीं है, क्योंकि वो शख्स डॉक्टर मनीष त्रिपाठी अब तक गायब है। दूसरा शख्स है राजेश पांडे, आरोपी राजेश पांडे, जो कि कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के साथ काम करता था। मुंबई पुलिस का कहना है कि पिछले हफ्ते से वो गायब है। हालाँकि उसने अदालत में अपनी अग्रिम ज़मानत की गुहार लगाई, दायर की अपनी अग्रिम ज़मानत, हालाँकि वो खारिज हो गई है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाया है, वो अभी तक अनट्रेसेबल है। तो कार्रवाई की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं चल रही है कार्रवाई। जी। बीएमसी अपनी ही मजबूरियों के साथ बैठा है कि उनके पास अपनी लिमिटेशंस हैं। वो एक दायरे से आगे जाके नहीं इस मामले में काम कर सकते कि ये वैक्सीन असली थी या नहीं, और अगर कुछ साबित हो भी जाए तो उसके बाद अगला कदम क्या हो, कुछ पता नहीं, क्योंकि बीएमसी का कहना है उनके पास कोई एसओपी है ही नहीं ऐसी स्थिति के लिए। श्वेता। जी, एसओपी है ही नहीं ऐसी स्थितियों के लिए। और शांति, आपको यहाँ रोक रही हूँ, एक और दर्शकों को खबर बता दें, आपसे आपके पास दोबारा लौटेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमारी सहयोगी सांत्या गोरा भी बता रही थी कि तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हैं रमेश तौरानी की कंपनी की ओर से दर्ज किया गया है। उन्होंने भी अपने कर्मचारियों, लगभग 206 कर्मचारी थे, उनको ये टीका लगा था, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन आपको इसमें एक एंगल ये भी बता दें कि जब इस बीच मिरर नाउ ने बातचीत की, आपको बता दें लॉ एंड ऑर्डर के ज्वाइंट कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो पूरी जांच है इसमें और कई एफआईआर दर्ज होंगी, उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे क्राइम ब्रांच को ये सौंपा जाएगा। फिलहाल नहीं सौंपा जाएगा। सांत्या, एक ये भी सवाल है कि अभी क्राइम ब्रांच को सौंपा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें और एफआईआर का इंतजार है। देखिए, ये थोड़ा-सा अजीब इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मामले से जुड़े हुए अलग-अलग शिकायतें, अलग-अलग एफआईआर कई सारे पुलिस स्टेशंस में होती हैं, तो उस मामले को
क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है ताकि जुरिस्डिक्शन से जुड़ी हुई दिक्कतें ना हों, क्योंकि सभी अलग-अलग पुलिस स्टेशंस को सेम ही उन्हीं आरोपियों की कस्टडी की ज़रूरत है, तो बारी-बारी से हर एक पुलिस स्टेशन को उनकी कस्टडी मिलना ये भी अपने आप में एक दिक्कत होती है। तो इसीलिए अब आज तक ऐसा चलता आया है कि अगर वही आरोपी हैं और कई सारे मामले कई सारे पुलिस थानों में दर्ज हैं, तो ऐसे में क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया जाता है, पूरा का पूरा केस क्राइम ब्रांच को। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा जाएगा। देखिए, मुंबई के अलावा 1-2 जगह थाने में भी ऐसी है जहाँ पे इस ड्राइव को आयोजित किया गया था, लेकिन थाने पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि क्या वो किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो कम से कम प्राथमिक जाँच भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि एफआईआर तो अब तक दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसे में एक और चीज़ ये भी होती है कि जब कई सारे शहर शामिल होते हैं और कोई भी गिरोह एक से ज़्यादा शहर में उसी तरह के जुर्म को अंजाम दे चुका होता है, तो ऐसे में एक कंबाइंड टीम भी बनाई जाती है, लेकिन वो भी अभी तक उस पर भी कोई फैसला ना तो महाराष्ट्र पुलिस ने लिया है, ना ही गृह मंत्रालय ने लिया है। तो ऐसे में ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, या फिर अलग-अलग सारे पुलिस थाने मिलकर ही अपनी-अपनी जांच को आगे बढ़ाते रहेंगे, इस पर भी फिलहाल कोई खास सफाई है नहीं। श्वेता। जी, जी, शांति, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।